नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। चीन और भारत की कंपनियों में 26 समझौते, $22 अरब से अधिक का निवेश। कल होगी मंगोलिया के राष्ट्रपति से शिखर वार्ता। उपराज्यपाल का केजरीवाल को जवाब, संविधान के दायरे में लिए गए हैं फैसले। प्रधान सचिव से कार्यभार वापस लेने का फैसला रद्द। तेल कीमतें बढ़ने पर नाराजगी, कई शहरों में विरोध प्रदर्शन। विपक्ष ने महंगाई के लिए सरकार को ठहराया जिम्मेदार। नेपाल समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में आया भूकंप, 5.7 तीव्रता का झटका। काठमांडू के पास था केंद्र। मिस्र के बर्खास्त राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सी समेत 106 आरोपियों को फांसी की सजा। अदालत ने माना 2011 की क्रांति में जेल तोड़ने का दोषी। और आइए देखते हैं आज की हमारी पहली खबर। भारत और चीन की कंपनियों के बीच $22 अरब के 26 करार हुए हैं। आज शंघाई में चीन के बड़े कारोबारियों से मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें भारत में बदलती परिस्थितियों का लाभ उठाने को कहा। प्रधानमंत्री भारत चीन बिजनेस फोरम की बैठक में भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन दौरे के आखिरी दिन शंघाई में चीनी निवेशकों से मुलाकात की। चीन की 22 बड़ी कंपनियों के सीईओ से उन्होंने भारत में निवेश बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि चीनी कंपनियों के लिए भारत में ऐतिहासिक अवसर मौजूद हैं। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने भारत चीन बिजनेस फोरम की बैठक को संबोधित किया। I am here to assure you that India economic environment has changed. Our regulatory regime is much more transparent, responsive and stable. We are taking a long-term and futuristic views on these issues. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत चीन की तरह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करना चाहता है। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसके लिए मेक इन इंडिया अभियान शुरू किया गया है। We have rationalized a number of issues which were bothering the investors. In particularly, we are making the taxation system transparent, stable and predictable. We have removed lot of regressive taxation regimes. वहीं भारत और चीन की कंपनियों के बीच ऊर्जा और स्टील क्षेत्र के अलावा छोटे और मझोले उद्योगों को लेकर 26 करार हुए। ये करार $22 अरब से भी अधिक के हैं। भारत के अडानी ग्रुप और भारती एयरटेल ने चीनी कंपनियों के साथ 3 करार किए। This whole theme is mostly towards from private industrial side, I should speak. It is mostly towards Make in India campaign, so that the manufacturing output should increase in Indian economy and giving opportunities to gainful employment. This is the main target. 对于我们大连地区而言，印度的软件和服务外包产业和我们有巨大的契合的这种市场机会。大连有非常良好的环境和政策。 प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और चीन के बीच साझेदारी से निवेश बढ़ेगा और इससे दोनों देश तेज विकास कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के साथ आने से इसके नतीजे शानदार होंगे। शंघाई से फ्रैंक परेरा के साथ अमृता राय, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शंघाई में रहने वाले भारतीयों से मुलाकात की और चीन के विकास में उनके योगदान की तारीफ की। उन्होंने भारतीय मूल के लोगों से व्यापार और पर्यटन में सहयोग मांगा। फुदान यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच मौजूद प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का समाधान महात्मा गांधी की सीख में है। चीन का 3 दिन का दौरा खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री मंगोलिया के लिए रवाना हो गए। शंघाई के वर्ल्ड एक्सपो सेंटर में मौजूद इन भारतीयों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार ढंग से स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन में काम कर रहे भारतीयों से
भारत के विकास में सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में भारत और चीन के बीच संबंध और मजबूत होंगे। चीन और भारत मिलकर के न सिर्फ अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, लेकिन वे दुनिया को भी अनेक संकटों से मुक्ति दिला सकते हैं। प्रधानमंत्री इससे पहले शंघाई की फुदान यूनिवर्सिटी पहुंचे। यहाँ उन्होंने गांधी पर भारतीय अध्ययन केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया आतंकवाद और ग्लोबल वार्मिंग जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रही है और इसका समाधान सिर्फ गांधी जी की सीख में है। गांधी के विचारों आचार में इन दोनों के उपाय मौजूद हैं। गांधीयन स्टडी के माध्यम से इस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी न सिर्फ चीन को लेकिन मानवजात को भी इस अध्ययन के माध्यम से संदेश देने में समर्थ होंगे कि आज भी गांधी कितने रिलेवेंट है। शंघाई के बाद प्रधानमंत्री एक दिन के दौरे के लिए मंगोलिया रवाना हो गए। चीन में उनके 3 दिन की यात्रा के दौरान कई आर्थिक और व्यापारिक समझौतों पर सहमति बनी। दोनों देशों ने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भी प्रतिबद्धता जताई है। बतौर प्रधानमंत्री उनका ये पहला चीन दौरा था। 3 देशों की यात्रा के तहत चीन और मंगोलिया के बाद उनकी यात्रा का अगला पड़ाव दक्षिण कोरिया है। ये तो साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत से दूर रह रहे भारतीयों के मन में देश के एक विचार को जगाने में कामयाबी हासिल की, गर्व की भावना को जगाने में कामयाबी हासिल की और साथ ही साथ ये भी कहा जा सकता है कि 3 दिन के दौरे में भारत के प्रति चीनियों के मन में भी विश्वास जगाने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। शंघाई से कैमरामैन प्रशांता के साथ अमृता राय, राज्यसभा टीवी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन का दौरा खत्म हो चला है और उस पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान है जी पार्थसारथी साहब, जो कि पूर्व राजदूत है। सर, स्वागत है आपका। और अमृता राय हमारे साथ जुड़ रही हैं सीधे इस वक्त, और उन्होंने दिन भर आज नजर रखी जो अहम मीटिंग्स हो रही थी। अमृता, सबसे पहले तो जो दौरा है इसमें क्या बड़ी उपलब्धियां वहां पर इनकी चर्चा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे की उपलब्धि की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं ट्रस्ट बिल्डिंग की रही, चाहे वो ट्रेड के लेवल पे हो चाहे वो डिप्लोमेटिक लेवल पे हो, और दोनों ही लेवल पर ट्रस्ट बिल्डिंग में उन्होंने कामयाबी हासिल की है। यहाँ पर जितने भी एक्सपर्ट्स से हमारी बातचीत हुई है वो सभी मान रहे हैं कि चाहे वो डिप्लोमेटिक लेवल पे हो या फिर ट्रेड लेवल पे आज MEA के हिसाब से 21 और जो हमारे पास रिकॉर्ड्स है उसके मुताबिक 25 से 27 समझौते MOUs हुए हैं। उसमें सबसे ज्यादा जो समझौते हुए हैं वो भारतीय एयरटेल के साथ हुआ है। फाइनेंसिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा समझौते हुए हैं, हालांकि उसके डिटेल्स आने अभी बाकी हैं, लेकिन $22 बिलियन का समझौता यहां पर हुआ है। और इसके अलावा अगर डिप्लोमेटिक लेवल पे बात करें तो 24 समझौते जो बीजिंग में प्रधानमंत्री के साथ हुए हैं, यानी ली कशियांग के साथ भारत के हुए हैं समझौते, वो भी काफी अहमियत रखते हैं। हालांकि वो समझौते लॉन्ग टर्म के लिए हैं और जो तत्काल अगर असर दिखाने वाले समझौते हैं वो बिजनेस टू बिजनेस एग्रीमेंट के जरिए ही सामने आएंगे। कुछ ही दिन में इसके नतीजे सामने देखने को मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि अगर उपलब्धि की बात की जाए तो ट्रस्ट बिल्डिंग में एक बड़ी कामयाबी भारत को हासिल हुई है। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर लगातार अविश्वास रहा है और जिन पर सबकी नजरें थी। मैं कहूं कि बाउंड्री इश्यू से लेकर ट्रिपल वीजा, क्या उस तरफ कोई प्रगति होती दिखी है? जो अविश्वास की बात थी पिछले दिनों, उसे दूर करने की कोशिश जरूर की गई है। हालांकि अभी तक उसका कोई खास रोड मैप देखने को नहीं मिला है कविंद्र। चाहे वो ट्रिपल वीजा का मामला हो या बॉर्डर इशू हो या फिर कोई और इस तरह के विवादास्पद मुद्दे, उस पर कोई खास आगे बढ़ती हुई बात नहीं नजर आई है। लेकिन ये जरूर है कि विश्वास बहाली के कदम पर चलते हुए या विश्वास बहाली के 2 कदम आगे जरूर बढ़ी हैं दोनों सरकारें। और जो भारत ने अपनी तरफ से जो वीजा देने का ऐलान किया है चीनी नागरिकों को, उसके जरिए एक तरह से कहें चीनियों का या चीनी लोगों का विश्वास जीतने में भारत ने एक कदम आगे बढ़कर स्वागत किया है, एक कदम आगे बढ़ाया है। उम्मीद की जा सकती है कि ये जो विश्वास बहाली के कदम भारत की तरफ से उठाए गए हैं, उससे जो दोनों के बीच मतभेद के मुद्दे हैं वो
रिजॉल्व करने में आसानी होगी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि विवाद के जो मुद्दे हैं और खासतौर से जो बॉर्डर इशू है, उस मसले पर कई दौर की बातचीत हो चुकी है और समझौता ये हुआ है कि अब बातचीत का दौर जल्दी जल्दी शुरू होगा ताकि इसे जल्दी से खत्म किया जाए। जैसा कि प्रधानमंत्री बार बार अपने भाषण में कह रहे हैं कि हम दुनिया की 1/3 आबादी हैं और अगर एशिया के देशों में देखा जाए तो सबसे बड़े देश हम हैं, हम सबसे ज्यादा प्रगति करने वाले देश हैं। तो अगर हम दोनों मिल जाएं तो हम विश्व में एक बड़ी ताकत बन सकते हैं। और प्रधानमंत्री का फोकस भी लगातार यही रहा कि हमें विश्व की ताकत बनना है और उसके लिए मतभेद के तमाम मुद्दों को दरकिनार करके अपनी ताकत को हासिल करना है और हासिल करके दुनिया में एक महाशक्ति के रूप में अपने को स्थापित करना है। और बार बार उनके हर स्पीच में, हर भाषण में, हर वक्तव्य में यही देखने को मिला और उम्मीद की जा सकती है कि यहां से जो G2G या B2B समझौते जो हुए हैं उससे जरूर एक नया रास्ता खुलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमृता वहां से तमाम ताजा अपडेट्स देने के लिए। पार्थसारथी साहब, सबसे पहले तो जिस तरीके से अमृता बता रही थी कि क्या वाकई किसी बड़े मुद्दे या मैं कहूं कि विवादित मुद्दे जिन पर मैं पहले फोकस करना चाहूंगा उनकी तरफ किसी एक यात्रा, किसी एक शिखर वार्ता के जरिए आप रिजल्ट तक पहुंचते हैं या फिर एक दिशा जरूर तय किसी एक वार्ता से नतीजा निकलना नामुमकिन है। हमारी चिंताएं क्या हैं? प्राथमिकता ये है कि सीमा विवाद कहीं संघर्ष में ना बन जाए और जिस तरह से चीन का घुसपैठ हुआ है वो हो सकता है क्योंकि हमारी भी सेना जो है, हमारे जो सुरक्षा कर्मियां हैं, उनके भी सहनशीलता में कुछ सीमाएं होती हैं जी जी। और उन्होंने काफी सहनशीलता तक बताई। तो मैं समझता हूं कि जो आपसी विश्वास बढ़ाने के लिए कुछ कदमों का जिक्र हुआ है, यानी कि दोनों आर्मी मिलिट्री हेडक्वार्टर्स के बीच संपर्क बढ़ाने की बात हो रही है, संपर्क होगा, जो हमारे फौजी तैनात हैं सीमा पर, उनके और उनके चीन के तरफ से जो उनके सेना है उनके बीच संपर्क बेहतर बनेगा। ये तो जरूर अच्छे कदम हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि प्राथमिक कारण क्या है कि ये होता है। इसलिए होता है कि 15 साल से हम इनके चीन के साथ बातचीत की प्रक्रिया में लगे हैं और हमने उनको कहा है कि भाई अगर ये नहीं होना है तो हमको कम से कम बताइए कि आपके अनुसार नियंत्रण रेखा कहां है। अभी तक उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया, इसलिए कि वो इसको खुला रखना चाहते हैं। तो अब देखें कि अगर जो विश्वास बढ़ाने के लिए जो कदम उठाए हैं इससे कुछ बात आगे बढ़ती है या नहीं। अच्छी बात है कि इस विजिट के दौरान कोई सीमा विवाद नहीं हुआ, लेकिन जब शी जिनपिंग यहाँ आए थे तो जरूर साचुमार क्षेत्र में उनका घुसपैठ हुआ था जिससे तनाव बढ़ गया। और उन्होंने क्या किया इसके हमारे सामने कोई स्पष्ट चीज नहीं है। कोई लोग कहते हैं कि वापस जाकर उन्होंने कोई वरिष्ठ अधिकारियों के तब्दीली की, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो उनके मिलिट्री कमांडर हमारे सीमा चेंगडू रीजन के जो सीमा है तैनात हैं उनको प्रमोशन मिला है। तो इनका हमें अपेक्षा कर हमें कुछ देखना पड़ेगा कि क्या है और इंतजार करना पड़ेगा कि क्या कोई नीति परिवर्तन आए है। लेकिन इसके अलावा मैं कुछ चीजों का स्वागत करना चाहता हूं। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने साफ और सार्वजनिक तौर से चीन में होते हुए कुछ चीजें कही। उन्होंने ये कहा कि पारदर्शिता लाइए। दूसरी बात, आपको पुनर्विचार करना पड़ेगा कुछ विषयों पर। उससे वो स्टेपल वीजा का जिक्र कर रहे थे और जिस तरह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में ये मजा उठा रहे हैं उसका भी कहा। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे किसी दूसरे देश से संबंध ऐसे ना बन जाएं जिससे दूसरे हम में से एक को कोई चिंता का विषय बन जाए। साफ इशारा था पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि जिस तरफ चीन ने परमाणु अस्त्र से लेकर प्रक्षेपास्त्र और हथियारों के सामग्री दी है पाकिस्तान को, वो चिंता का विषय है। और मैं दुख से ये कहता हूं कि किसी प्रधानमंत्री ने
उस स्तर पे ये विषय उठाया नहीं है। इनकी पहली बार वहां पर ये पहली बार कोई ये उठा रहा है उस स्तर पे, और साफ उन्हीं के देश में। एक और बात उन्होंने कहा, हमें ये भी समझना चाहिए कि हम दोनों आतंकवाद से पीड़ित हैं, और वो उस आतंकवाद का केंद्र हमारे ही इलाका में है, और कहां से आता है हमें ये ध्यान में रखना चाहिए। ये भी पाकिस्तान की तरफ इशारा, मैंने कभी पहले ये नहीं देखा नहीं है कि खुले दिल से हमने उनको कह दिया कि भाई आपके जो इस तरह के रिश्ते, आप बेहतर अच्छे रिश्ते रखें पाकिस्तान के साथ, लेकिन इसके लिए भी कुछ सीमा रखिए। यानी आप ये करें कि जो रुख पहले मैं कहूं कि ये होता था कि विवादित मुद्दों को या फिर ऐसी शब्दावली से बचा जाए, वहां पर इस बार एग्रेशन दिखा है प्रधानमंत्री मोदी के वहां के स्पीच में, और रिश्तों को बनाने को लेकर बराबरी की बात। अगर आप दोस्ती बनाना चाहते हैं तो, और चाहते हैं कि अच्छी असली तौर सहयोग हो, तो क्यों ना आप खुले दिल से कहें कि भाई ये हमारी चिंताएं हैं। मैंने कभी तो नहीं देखा है कि इन विषयों को उठाना और फिर उसे सार्वजनिक करना। हम जरूर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भी कुछ योगदान थे सीमा विवाद पर, लेकिन इस तरह से खुले दिल से उनको साफ कहना हमारी चिंताएं क्या हैं, हम हिचकिचाते थे, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। एक और बात रहा आर्थिक निवेश को लेकर, चीन जहां हमको सहयोग दे सकता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में है, चाहे सड़क बनाना हो, रेल यातायात हो, चाहे वो पोर्ट डेवलपमेंट हो, उनका बराबरी कोई कर नहीं सकता। तो अगर सहयोग और पूंजी निवेश इन क्षेत्रों में मिले अच्छी बात है, लेकिन उद्योग के क्षेत्र में चिंताएं हैं। जिस तरह से हम निर्भर हो रहे हैं चीन पर, खास तौर पर कम्युनिकेशंस इक्विपमेंट, टेलीफोन कम्युनिकेशंस वगैरह, ये हमारे लिए साइबर सिक्योरिटी का एक खतरा है। आपने वहां अलर्ट रहना होगा, वहां अलर्ट रहना। मैं एक और रिएक्शन आपका चाहूंगा, उससे पहले एक अहम खबर जो है कि दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मंगोलिया पहुंचे हैं, और राजधानी उलान बटोर जब पहुंचे तो उनका शानदार स्वागत हुआ है। और प्रधानमंत्री की ये पहली मंगोलिया यात्रा है, और इस यात्रा को कई मायनों में अहम कहा जा रहा है, और कल वहां पर कई अहम समझौतों पर दस्तखत होने हैं। अगर मैं कहूं पोजीशनिंग के लिहाज से, तो रूस और चीन के बीच मंगोलिया स्थित है। इसके लिहाज से कई एक्सपर्ट और जानकार ये कहते हैं कि रणनीतिक लिहाज से बहुत ही क्रूशियल पोजीशनिंग है मंगोलिया के साथ भारतीय, मैं कहूं कि रिश्तों को लेकर। एक रिपोर्ट पहले देखते हैं कि असल में क्यों ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर पहुंचे तो हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री रविवार को मंगोलिया की संसद को संबोधित करेंगे। इसके बाद मंगोलिया के राष्ट्रपति साख्यागिन के साथ उनकी शिखर वार्ता होगी। दोनों नेताओं की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। There would be a cooperation in the field of application of nuclear technology for cancer curing of cancer, which is National Cancer Center of Mongolia, for which we are gifting Bhavatron. There would be a cooperation in solar and wind energy, and also we are setting up a joint Indo-Mongolian school in Ulaanbaatar, which is a proposal which has been talked about for quite some years now, but it's fructified now. मंगोलिया को भारत सूचना प्रौद्योगिकी, विदेश नीति और सीमा प्रबंधन में मदद करेगा। खनिज पदार्थों, खासकर यूरेनियम को लेकर मंगोलिया भारत के लिए अहम है। मंगोलिया की आबादी करीब 30 लाख है, और इसमें से आधे से ज्यादा बौद्ध धर्म को मानते हैं। इसलिए भारत और मंगोलिया में गहरे सांस्कृतिक संबंध हैं। अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। साहब, एक आखिरी रिएक्शन मंगोलिया को लेकर, भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा वहां पर भी हो रही है, आपकी नजर में ये कितनी महत्वपूर्ण, कितनी क्रूशियल है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, हमारी कूटनीति में हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक शक्तियों का हमने फायदा नहीं उठाया। ये यकीन करें कि तकरीबन 750 मिलियन लोग बौद्ध धर्म को अपनाते हैं हमारी पूर्वी ओर। अगर हम उनके साथ संबंध अच्छा बनाना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम उनको सुविधाएं दें पर्यटकों के लिए, यहां हमारे बौद्धिक धर्म स्थान को आने के लिए। अब देखिए,
एक बात मैं कहना चाहता हूं खुले दिल से, पर्यटकों को स्वागत करना का हमारा आदत है ही नहीं। आप थाईलैंड जाकर देखिए, जैसे राम के नाम पर कितनी इमारत है वहां, जहां वहां लोगों का स्वागत करते हैं, लोग जाते हैं। मेरे ख्याल में रणनीति हमें ये बनाना पड़ेगा कि हमारे आध्यात्मिक शक्तियों का पूरा फायदा उठाना, पर्यटकों के लिए सुविधाएं देना, उनको खुले दिल से स्वागत करना बौद्धिक धर्म के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और मंगोलिया में आधी पॉपुलेशन बौद्ध धर्म, क्योंकि कम्युनिस्ट देश चाहे वो चीन हो या और हो, वो डरते हैं सबसे ज्यादा आध्यात्मिकता से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरी बातचीत के लिए आपका। धन्यवाद। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें, रहिएगा हमारे साथ। आजादी के बाद कैसे बदला परिवेश, कैसे बनी संसद, कैसे उठा देश। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. कौन थे वो लोग जो दे गए हमको शानदार विरासत, लोकतंत्र की मजबूत इमारत। राज्यसभा टेलीविजन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कार्यवाहक मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात का समय मांगा है। केजरीवाल ने उपराज्यपाल नजीब जंग को भी खत लिखकर ऊर्जा सचिव शकुंतला गैमलिन को नियुक्ति का विरोध किया है। इस बीच दिल्ली सरकार ने प्रधान सचिव अनिंदो मजूमदार से कार्यभार ले लिया है, लेकिन उपराज्यपाल ने इसे अमान्य करार दिया। अधिकार क्षेत्र को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल नजीब जंग को दूसरी चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने इस चिट्ठी में शकुंतला गैमलिन को कार्यवाहक मुख्य सचिव बनाए जाने को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अगर मंत्रियों और उपराज्यपाल में किसी फैसले पर राय अलग है तो उपराज्यपाल राष्ट्रपति से सलाह ले सकते हैं। इस मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल और बीजेपी दोनों पर आम आदमी पार्टी की सरकार का तख्ता पलटने का आरोप लगाया है, लेकिन बीजेपी ने इन आरोपों से इनकार किया है। सारे रूल्स को संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए, कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए, रूल्स की धज्जियां उड़ाते हुए कल मुझे नहीं बताया गया, मंत्री को नहीं बताया गया, सीधे अधिकारियों को निर्देश दिए गए। ये एक तरह से तख्ता पलट करने की कोशिश है, एक चुनी हुई सरकार का, एक ऐतिहासिक रूप से चुनी हुई सरकार का। 15 साल तक दिल्ली की सत्ता संभाल चुकी पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने भी इस मामले में अपनी राय दी है। उनका कहना है कि केजरीवाल अब तक दिल्ली प्रशासन का ढांचा नहीं समझ पाए हैं। ऐसा लगता है कि जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं वो दिल्ली के ढांचे को ही नहीं समझ पाए हैं। दिल्ली का ढांचा इज नॉट ऑफ अ फुल स्टेटहुड, इट इज कॉल्ड द नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली। इसमें एलजी का भी एक रोल है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रोल है। दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव उमेश सहगल का भी मानना है कि राज्य सरकार उपराज्यपाल की शक्तियों को चुनौती नहीं दे सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्योंकि सारी पावर्स अपने पास ने रख के ज्यादातर पावर्स उपराज्यपाल को दी हुई हैं, थोड़ी सी पावर अपने पास रखी हुई है। उपराज्यपाल ने सारी पावर्स अपने पास न रख के, हो सकता है पहले चीफ मिनिस्टर से बात हुई और डिस्कशन के बाद कुछ पावर्स चीफ मिनिस्टर को दे दी हैं। काफी सारी पावर्स उन्होंने चीफ मिनिस्टर के नीचे अधिकारियों को दी हैं। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच पहले भी कई मामलों में मतभेद सामने आ चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का ये दौर चल रहा है उससे आम लोगों में संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता और नौकरशाहों के मनोबल पर भी असर पड़ता है। अनुदीवान, राज्यसभा टीवी। बिहार में आज शाम भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर 5.7 तीव्रता वाले इस भूकंप का केंद्र नेपाल में था। इस भूकंप के झटके राजधानी पटना सहित बिहार के मुजफ्फरपुर, मधुबनी, किशनगंज, चंपारण, लखीसराय, मुंगेर सहित कई इलाकों में महसूस किए गए। फिलहाल किसी भी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। भूकंप के झटके दिल्ली, पश्चिम बंगाल और यूपी के भी कुछ इलाकों में महसूस किए गए। भूकंप के बाद घबराए लोग घरों से बाहर आए। इससे पहले 12 मई को भूकंप में बिहार में जानमाल का खासा नुकसान हुआ था, जबकि नेपाल में 25 मई को आए भीषण भूकंप में हजारों लोग मारे गए थे। वहीं बिहार में 58 लोगों की मौत हुई थी। पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतें आज से लागू हो गई हैं, लेकिन इस बढ़ोतरी को लेकर अब लोग सड़कों पर हैं।
लोग इस बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ी कीमतों की हवाले से बता रही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम बढ़ चुके हैं, जिसके चलते कंपनियों ने तेल के दामों में बढ़ोतरी की है। पेट्रोल कीमतों में बढ़ोतरी का विरोध हो रहा है। पिछले एक पखवाड़े के भीतर पेट्रोल के दाम 7 रुपए 9 पैसे और डीजल के दाम 5 रुपए 8 पैसे बढ़ गए हैं। शुक्रवार की आधी रात को पेट्रोल में 3 रुपए 13 पैसे और डीजल में 2 रुपए 71 पैसे की बढ़ोतरी कर दी गई, जबकि 30 अप्रैल को पेट्रोल के दाम 3 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम में 2 रुपए 37 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी। एनडीए सरकार के आने के बाद से डीजल के प्रति लीटर दामों में ये सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। डीजल के दाम बढ़ने से खाद्य पदार्थों समेत सभी जरूरी चीजों की ढुलाई बढ़ने से महंगाई बढ़ना तय है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। पहले बोला कि सस्ता करेंगे, अभी बोल रहे कि महंगाई बढ़ाएंगे। इससे ये गलत बात है। मोदी सरकार ने बहुत गलत कर दिया। तमाम राजनीतिक दल भी महंगाई को लेकर अब सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। The UPA government was compelled to increase prices. The then BJP termed it as economic terrorism. Today, when crude oil prices are prevailing at an all-time low, and you are increasing petrol and diesel prices every week, is this not economic terrorism? डीजल सीधे तौर पे अगर आप डीजल का दाम बढ़ाते हैं तो हर चीज की महंगाई बढ़ती है। इसलिए ये फैसला पूरी तरह से महंगाई को देश में बढ़ाने वाला है। हालांकि सरकार का तर्क है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की दामों में बढ़ोतरी इसकी अहम वजह है। See, petrol and diesel prices are deregulated prices. The government has no control over them, and they depend on the international markets prices. Depending on these two factors, the decision has been taken by the oil companies, and as far as the petrol prices are concerned, during the tenure of this government, the petrol prices have been reduced. हालांकि पिछले साल अगस्त से इस साल फरवरी के बीच पेट्रोल की कीमतों में 10 बार और डीजल में 6 बार कटौती की गई थी, लेकिन उसके बाद से पेट्रोलियम पदार्थों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मिस्र की एक अदालत ने देश के पूर्व राष्ट्रपति और मुस्लिम ब्रदरहुड आंदोलन के नेता मोहम्मद मुर्सी को फांसी की सजा सुनाई है। ये सजा उन्हें 2011 में जेल से भागने से जुड़े एक मामले में सुनाई गई है। इस मामले में मुर्सी के अलावा 105 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। 2011 में मिस्र के तत्कालीन राष्ट्रपति हुस्न मुबारक के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोग जेल से भागे थे। पिछले महीने अप्रैल में भी मुर्सी को अपने शासनकाल के दौरान आम लोगों पर अत्याचार के आरोप में 20 साल की सजा सुनाई गई थी। जुलाई 2013 में सेना ने मुर्सी का तख्ता पलट कर दिया था। तो खबरों के आज के सफर में बस इतना ही। नमस्कार।